नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बस कुछ ही पल यानी कि समझ लीजिए सिर्फ 1 मिनट और थमने वाला है उपचुनाव का प्रचार, चुनावी शोर। उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की किस्मत किसके हाथों होगी, यानी कि अब कौन सत्ता में आएगा, ये 3 तारीख को तय होगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, निर्दलीय, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता ने और साथ ही साथ प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक दी। और खासकर बात करें बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, जहां बसपा भी इस बार मैदान में 28 के 28 सीटों पर है। पूरी कोशिश की उसने भी, अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर यह साबित कर दिया था कि वो इस चुनाव में गेम चेंजर बनने वाली है। तो अब एक सीट और हम बात करें छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट पर, जिस पर मतदान होना है। 3 तारीख को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। यानी कि मरवाई सीट किसके पास जाएगी? क्या कांग्रेस के खाते में थी तो कांग्रेस के खाते में आएगी, या जेसीसीजे ने जब बीजेपी को समर्थन दिया है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या होने वाला है? यह तस्वीर 3 तारीख को बनाई जाएगी और 10 को पूरी तरह साफ होगी कि आखिर इस तस्वीर में दिख क्या रहा है। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बनने जाएगा कि 28 सीटों पर उपचुनाव, और ये 28 सीटें तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज कौन होगा, बीजेपी या कांग्रेस। और गेम चेंजर क्या बसपा बन पाएगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ पल और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर समाप्त। जितने भी रोड शो थे, जिसको भी रोड शो करना था, जिस पार्टी ने जो दम लगाया, प्रत्येक कार्यकर्ता को लेकर मंडल स्तर पर बातचीत हुई, बूथ स्तर पर बातचीत हुई, मंडलियों को बुलाया गया। कहीं प्रचार का अलग नजारा देखने को मिला तो कहीं बयानों के तीर चले, कहीं वीडियो सामने आए तो किसी की जुबान फिसल गई, कहीं कुछ नए शब्द सामने आए। अलग अलग तरीके से प्रचार करने की पूरी कोशिश की। स्टार प्रचारकों को बुलाया गया। कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक से चुनाव आयोग द्वारा हटाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं उन्हें भूखा नंगा कहा गया। ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह के पहलू, ये इस राजनीति के, मध्य प्रदेश की राजनीति के आपने अलग अलग देखे होंगे। लेकिन इन पहलुओं को वक्त में समेटकर अब समय है 3 तारीख का। जनता इंतजार कर रही है और प्रत्याशी भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 महीने पहले ऐसा घटा कि सरकार नई बनी, नई सरकार, नए वादे, नए इरादे। क्या जनता भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि 3 तारीख को जब लोग घर से निकलेंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल है, कोरोना के संकट से प्रदेश जूझ रहे हैं। दोनों प्रदेश में यही स्थिति है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ मतदाता है, तो तीसरी तरफ प्रत्याशी जो पूरा जोर लगा चुके थे, अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुके थे, बता चुके थे, अपना मान, सम्मान, ईमान सब जनता के सामने रखा। किसी ने घुटने टेके तो कोई पूरी तरह लेट गया। लेकिन अब जनता तय करेगी कि आखिर करना क्या है। चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या स्थिति है, क्या स्थिति वहां हो रही है? लंबे समय तक आप इस सीट पर पत्रकारिता करते आ रहे हैं, इसे देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कुछ पल और बाकी हैं। क्या स्थिति है वहां की? क्योंकि जेसीसीजे जब से मैदान से बाहर हुई है तब से नए समीकरण बनने लगे हैं। बिल्कुल, चुनाव प्रचार अब थम गया है। शाम के 6 बज चुके हैं और अब चुनावी शोर थमने के बाद अब यहाँ पर एक राजनीतिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। खैर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक, खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह और बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद शर्मा इस वक्त कांग्रेस के जो चुनाव मोर्चा संभाले हुए हैं और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मिलने पहुंचे हुए हैं। इसके पहले ये दोनों ही नेताओं ने अजीत जोगी की समाधि पर पहुंचकर अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। इसके बाद अब ही होटल में बंद कमरे में ये मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात के काफी मायने इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ ही साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2 टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। 2 विधायक रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह एक तरफ हैं, जबकि 2 विधायक अब कांग्रेस के मंत्री के साथ बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं। बात यदि मैदानी स्तर पर करूं तो मरवाही में चुनावी प्रचार थम चुका है। तमाम बाहर से आए नेता, मंत्री, पीसीसी चीफ और पार्टियों के अध्यक्ष ये मरवाही की विधानसभा सीट छोड़ चुके हैं, खाली कर चुके हैं और गौरेला पेंड्रा में डेरा जमा लिए हैं और यहीं से ये राजनीति का संचालन करेंगे मरवाही की सीट के लिए। जो तो बड़ी खबर, उपचुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी थे सबने अपना दम लगा दिया। मरवाई सीट पर हो या मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर लगातार प्रचार करते रहे पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम, लगातार कोशिश करते रहे हर क्षेत्र में। आज ग्वालियर में कांग्रेस ने ताल ठोकी, जहां कमलनाथ थे तो दूसरी तरफ ब्यावरा सीट पर सीएम शिवराज थे। एमपी की 28 सीटों पर अब 3 नवंबर को वोटिंग होगी। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग, प्रचार खत्म। तो मरवाई में कौन कौन आमने सामने, जरा स्थिति देखिए आप। किनके बीच मुकाबला है? बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह, तो कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव। तो दोनों ने ही प्रचार किया, दोनों की पार्टियों ने यहां लगातार उनके लिए प्रचार किया। और मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए आप। एमपी की 28 सीट, भांडेर, गोहद, अंबा, कहां उपचुनाव है ये वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेहगांव, मुरैना, दिमनी, ग्वालियर, जौरा, आगर मालवा, बमोरी, पोहरी, सांवेर। तो ग्वालियर की 9, चंबल की 7, मालवा की 5, निमाड़ की 2, बुंदेलखंड की 2, भोपाल की 2 और महाकौशल की 1 सीट। और इसी पर उपचुनाव और इसी को समझते हैं आगे। सीधे चलते हैं, नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ। एक बार फिर से नासिर, जहां से आपसे बातचीत खत्म हुई थी, एक लंबे अंतराल के बाद वापस आपके पास आ रहा हूं। ग्वालियर चंबल ये इलाका जहां ये 16 सीटें तय करेंगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। इन 16 सीटों पर प्रचार का अलग अलग तरीका आपने देखा। और वाकई ये उपचुनाव, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का चुनाव उन्होंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है जब उपचुनाव 28 सीटों पर इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब विधायक का निधन हो जाता है तब उपचुनाव होते हैं और उसके बाद उपचुनाव होते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी को मुद्दा बना के कांग्रेस मैदान में थी। उसने कहा था कि इन्होंने राजनीति बेची, इन्होंने अपने जो लोगों का मत है, वोटर्स का मत है, उसको बेचने का काम किया। इसी टैगलाइन पर वो आगे बढ़ी थी और कहीं ना कहीं ये चुनाव है मुद्दों से कर गद्दार और वफादार के बीच में आकर टिक गया था। क्योंकि जिस तरह से प्रहार किए गए कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वापस उनके ऊपर किए कि बताया गया कि कांग्रेस ने कहा, अपनी डायलॉग डिलीवरी कोशिश की कि 1857 की क्रांति में सिंधिया परिवार के द्वारा गद्दारी की गई और उसके बाद डीपी मिश्रा को सरकार गिराने का काम उनकी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने किया। फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पद और लोभ की सत्ता की लालच के लिए फिर से मध्य प्रदेश में एक बनी हुई सरकार, यानी कि चुनी हुई सरकार को गिराने के काम किया, यानी कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। इसी एक टैगलाइन को लेकर कांग्रेस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में घूमती रही और उसने कहा कि ये चुनाव गद्दार बनाम वफादार के बीच में है और मुद्दों पर कम फोकस था। लेकिन इस दौरान ये भी देखने को मिला कि ये बदजुबानी का दौर भी था, वो शुरू हो गया मंच से। और लेकिन उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैश कराने के लिए बैठी हुई थी। बीजेपी ने चाहे जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के दिनेश गुर्जर, उनको उनकी भाषा को उठाया। उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो टिप्पणी करी थी उसको उठा लिया। फिर कमलनाथ जी के द्वारा जो इमरती देवी पर टिप्पणी की गई थी उसको उठा लिया। और अब एक लास्ट टिप्पणी जो सबसे ज्यादा रही अशोकनगर में, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कहा कि हाँ मैं कुत्ता हूं, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, कमलनाथ जी को टैग करके कहा। लेकिन आज कमलनाथ जी ने साफ कह दिया है कि उन्होंने कभी भी उनको नहीं कहा, लेकिन अब वो अगर इस बात को बोल रहे हैं तो वो जाने, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो चुनाव ने किस तरह की बातों का प्रयोग किया। नासिर, इस पूरे चुनाव में आज जो स्थिति देखने को मिली, जहां बीजेपी ने कार्रवाई की, बीजेपी ने कार्रवाई करके सत्यपाल सिंह सिकरवार को पार्टी से बाहर किया, यह स्थिति भी देखी। और जब वो बाहर हुए तब बीजेपी के झंडे, पोस्टर और बैनर भी जलाए गए, कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए। यानी कि कार्रवाई करने में कुछ लेट तो हुए, क्योंकि इनके सतीश सिंह सिकरवार जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में आए, इनके परिवार के 2 लोगों को कहा कि आप बाकी क्षेत्रों में जाइए, वहां जाकर प्रचार कीजिए। लेकिन पार्टी की अवैध गतिविधियों में, यानी कि पार्टी के साथ जो है पार्टी कानून को तोड़ते हुए नजर आए। इसके बाद इन पर कार्रवाई हुई। इससे क्या फर्क पड़ सकता है? क्योंकि
देखिए आखिरी दिन आपने कार्रवाई की। देखिए मैं आपको बता देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो सतीश सिकरवार की जो फैमिली है उसका, सतीश सिकरवार भले ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा से लड़ रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की 5 सीटों पर इस सिकरवार फैमिली का प्रभाव है, क्योंकि इस परिवार से 2 विधायक रह चुके हैं, यानी कि सत्यपाल सिकरवार नीटू, जिसको बर्खास्त किया गया, निष्कासित किया गया 6 साल के लिए, उनके पिताजी गजराज सिंह सिकरवार, उनके एक और चाचा है, उनको इनकी ड्यूटी है बाहर लगा दी गई थी, अनूपपुर में बदांता में ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन नहीं गए। लेकिन अब जब निष्कासित कर दिया गया है सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक कटेगा, जो हमारा अनुमान है, क्योंकि इस परिवार का कम से कम 5 सीटों पर सीधा सीधा दखल है, और जो जिन सीटों पर चुनाव होना है वो क्षत्रिय बाहुल्य सीटें हैं, और इन परिवार का इतना दखल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखा जिस तरह से निष्कासित हुआ, उसके बाद जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और BD शर्मा है, उनके पुतले जलाए गए, बीजेपी के झंडे जलाए गए, तो इस बात से समझा जा सकता है कि लोगों में कितना आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस की वहां आपने अगर देखी हो इस तरह की देखिए कांग्रेस में फिलहाल ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टिकटों को लेकर, बंटवारे को लेकर थोड़ी स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन पूर्व CM कमलनाथ ने स्थिति को संभाल लिया था, और जिन लोग जो नाराज थे कांग्रेस से, जो दावेदारी कर रहे थे कि हमें टिकट दिया जाए, उनसे 1 to 1 बातचीत की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ऐसे में आप लोग साथ में आए, उसके बाद जो भी होगा, सरकार बनती है तो आपको अलग अलग जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में समन्वय बन गया था, लेकिन सबसे बात यही थी कि जब 22 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी के ही लोगों को लगा था। उनको लगा था कि जो उनको सियासी जमीन है, कई समय से वो उसको तो ये कह सकते हैं नासिर कि 3 तारीख को जो भविष्य तय होगा इस इलाके का, जो CM की कुर्सी पर बैठेगा, वो राह इतनी आसान नहीं है, यहाँ कांटे की टक्कर दिखती है। चलिए नवीन के पास चलते हैं। नवीन भी हमारे साथ कुछ जानकारी लेकर उपस्थित है। नवीन, क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सभाएं हुई इस इलाके में, निमाड़ अंचल में, मालवा में, भोपाल से लगातार हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, हवाई जहाज उड़ते रहे, लगातार कारें दौड़ती रही, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे, कहीं भूखा नंगा सुना गया तो कहीं कोई आइटम शब्द सामने आया, तरह तरह की चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और दूसरी चीज़ ये कि अभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या स्थिति है, क्या कोई बयान जारी हुआ, क्या कुछ बात सामने आ रही है? देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए ये 28 सीटें हैं, प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं। कांग्रेस चाहती है किसी भी तरीके से 28 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करे, हालांकि थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस को 28 की 28 सीटें जीतनी है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 से 9 सीटें जीतनी हैं, और बीजेपी अगर 8 सीटें जीतती है तो मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी बनी रहेगी। चूँकि मध्य प्रदेश में 229 सदस्यों की विधानसभा है, और मैजिक फिगर जो है वो 115 के आसपास है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी के पास जितने सितारे थे, सभी सितारों को ज़मीन पर उतार दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, VD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सरीखे तमाम जो जितने भी बीजेपी के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता थे, वो ज़मीन पर थे और लगातार वोटों की अपील करते रहे। और इस बीच में आपने जो बात कही विजय, वो बात काफ़ी हद तक सही है कि शब्दों की मर्यादा काफ़ी इसमें तार-तार हुई है, और कई बार कई मौक़ों पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। अगर मैं दोनों ही पार्टियों की अगर बात करूं तो कांग्रेस अब तक 300 से ज़्यादा शिकायतें आचार संहिता के उल्लंघन की कर चुकी है, और तकरीबन भाजपा का भी यही हाल है। 200 से 250 के आसपास भाजपा की भी शिकायतें हो चुकी हैं। कई शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई है। कई कांग्रेस की शिकायतों को चुनाव आयोग ने सही माना है, और उस पर कार्रवाई करते हुए कई सारे तबादले निरस्त भी किए हैं, और कई सारी कार्रवाइयों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव को जितना बेहद करीब से हम देख रहे हैं, और जितने हमारे संवाददाता लगातार लगे हुए हैं, एक तो ये कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा अगर अट्रैक्शन किसी ने लिया है तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने। उसके बाद अगर ये स्थिति, और अगर हम आगे देखें और लोगों को भी देखें, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस के और भी लोग हैं जिनकी हम बातचीत करेंगे। तो लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या हुआ। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार फीडबैक भी हमको दे रहे हैं।
हम उनसे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बार सीट देख लीजिए। जोरा सीट पर कौन है? सूबेदार सिंह राजोदा बीजेपी से, पंकज उपाध्याय कांग्रेस से। किस किस के बीच कांटे की टक्कर है जरा देख लीजिए। सुमावली सीट पर इनके बीच मुकाबला है इंदल सिंह कंसाना, अजब सिंह कुशवाहा। बीजेपी से रघुराज सिंह कंसाना, तो कांग्रेस से राकेश मावई। गिरिराज दंडोतिया बीजेपी से, रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से। अंबा सीट से कमलेश जाटव बीजेपी से हैं, तो सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस से हैं आमने सामने। मेघांव सीट पर क्या हाल है? ओपीएस भदौरिया बीजेपी से, तो हेमंत कटारे कांग्रेस से हैं। गोहद सीट रणवीर सिंह जाटव बीजेपी से, मेवाराम जाटव कांग्रेस से। ग्वालियर सीट प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से, सुनील शर्मा कांग्रेस से। मुन्नालाल गोयल बीजेपी से, सतीश सिकरवार कांग्रेस से। ग्वालियर पूर्व सीट पर डबरा सीट पर चर्चित नाम इमरती देवी, सुरेश राजे बेहद चर्चित नाम रहा इस उपचुनाव में। बांडेर सीट रक्षा संतराम सिरौनिया, तो दूसरी तरफ एक और चर्चित नाम फूल सिंह बरैया। करेरा सीट जसवंत जाटव, प्रागलाल जाटव। अब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जरा उनसे हम बातचीत करते हैं और जरा इन चेहरों पर बातचीत करते हैं। नवीन और नासिर, और साथ ही साथ मैं विजेंद्र आप भी से बात करूंगा, क्योंकि यही सवाल लेकर मैं आपके पास भी आऊंगा। एक कोशिश मैं ये कर रहा था, क्योंकि आप लोग इस चुनाव को फील्ड से बहुत बेहद करीब से देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम कमलनाथ, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान। ये कहना गलत नहीं होगा नवीन, क्योंकि यही मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा नासिर, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इन नामों का राजनीतिक भविष्य ये उपचुनाव तय करेगा। बिल्कुल विजय, सभी जितने आपने नाम लिए सभी बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी है। सवाल सिर्फ उनके प्रतिष्ठा का है और साथ साथ उनके अगले भविष्य का है कि 2020 के बाद, इस उपचुनाव के बाद उनका भविष्य क्या होगा। बीजेपी से जो नाम लिए हैं आपने, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने हाल में ही ये कहा कि मैं प्रचंड राजनीति करना चाहती हूँ, इसलिए इस बार बीजेपी को ज़रूर जिताइए। और ये साफ संकेत दिया कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जो उमा भारती दमखम के साथ उतरेंगे, और ये उनके विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। न बाहरी विरोधियों के लिए, बल्कि पार्टी के भीतर ही जो उनके विरोधी हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत उमा भारती आने वाले दिनों में बन सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से कांटे का मुकाबला है, अगर कुछ आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी मुसीबत आगे के उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, बड़ी नाराजगी झेली। एक वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, जब मध्य प्रदेश में आते तो हजारों हजार कार्यकर्ता उनका स्वागत करते थे। एक बड़ी लंबा एक जलसा हुआ करता था, रोड शो के शक्ल में वो एयरपोर्ट से पीसीसी आया करते थे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा उनके जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है, अब वो संख्या नहीं रही कार्यकर्ता जो उनके पास पहुंचते थे, लिहाजा उनके भी भविष्य का सवाल है। चूंकि 28 सीटों पर उन्होंने साफ कहा है कि उनके लिए 16 सीटें नहीं, उनके लिए बल्कि पूरी 28 की 28 सीटें प्रतिष्ठा पर है, लिहाजा वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। 63 से ज़्यादा सभाएं वो ले चुके हैं और कई सारे रोड शो कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है विजय कि ये चुनाव उनके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनको दिल्ली की राजनीति करनी है या मध्य प्रदेश की राजनीति करनी है, और मध्य प्रदेश में अगर अपने पैर जमाने हैं, बीजेपी के सामने, बीजेपी के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो ये चुनाव उनको किसी भी तरीके से जितवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऐसे जो बड़े नेता हैं जिनका नाम लिया, जिनका आपने जिक्र किया, उन सभी की प्रतिष्ठा, उन सभी का भविष्य फिलहाल दांव पर लगा हुआ है। बिल्कुल। काफी लंबे समय से रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, कैलाश विजयवर्गीय जिसको इस जिम्मेदारी मिली थी कि वो इस सीट पर, जिस सीट पर आप खड़े हैं उस सीट पर पूरा फोकस करें। बीजेपी के एक प्रत्याशी ने फॉर्म भरने की भी तैयारी कर ली थी, प्रत्याशी नहीं थे हालांकि, नाराज़ व्यक्ति था, उसने फॉर्म भरने की कोशिश कर ली। उसके बाद पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो काम करना नहीं चाहते थे, कई ऐसे कार्यकर्ता हमने देखे हैं जो सीधे भोपाल आ जाते थे और मीटिंग करते थे। इस सीट पर वाकई में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खासम खास तुलसी सिलावट, दूसरी तरफ प्रेमचंद गुड्डू, दोनों ने ही दल बदल रखे हैं,
दोनों ही दल बदल कर आए हैं, क्या लग रहा है जनता अपना मन बदलेगी? क्या क्या स्थिति देखी आपने इस चुनाव में? देखिए, पूरे अगर सांवेर विधानसभा उपचुनाव सीट की अगर बात की जाए तो इस पूरे सीट पर जो चुनाव है वो काफ़ी कशमकश भरा रहने वाला है, क्योंकि सांवेर की जनता काफ़ी शांत है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अगर बात की जाए तो तुलसी सिलावट के समर्थन में कई सारी सभाएं ली हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सांवेर विधानसभा सीट पे जो जनता है वो कुछ भी फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ रही है कि उन्हें उनके मन में क्या है। ये वोटिंग के बाद ही और रिजल्ट के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट 2 बार पार्टी बदल चुके हैं और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात जनता के सामने ये सवाल उठ जाता है कि उन्हें चुनना किसे है। तो ऐसे में काफी मेरे पास समय कम है, मैं रोक रहा हूं आपको, रवि आपको रोक रहा हूं, सीधे मैं चलता हूं विजेंद्र के बाद, उसके बाद नासिर के पास जाऊंगा। विजेंद्र, बहुत कम शब्दों में जरा जवाब दीजिएगा, उसके बाद नासिर के पास भी जाना है। क्या लग रहा है जिस सीट पर आप हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से गद्दार कार्ड खेला था, उसके बाद क्या स्थिति देखने को मिली और इस सीट पर क्या महसूस किया आपने? जनता का मन क्या वाकई इस उपचुनाव में जाने का था, नहीं था? क्या वो समझ रही थी कि क्या गद्दार वर्सेस खुददार ठीक था, क्या था क्या नहीं था? जनता के मन को टटोला क्या आपने? बेशक लगातार टटोला है जनता का मन भी। हमने लगातार इन तमाम सीटों पर चुनावी चौपालों के जरिए जनता से मुखातिब हुए विजय। और जहां तक बात आपने दिग्विजय सिंह से की गुना सीट, यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को आप कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका भी इस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और लगातार जिस तरह से उन्होंने सिंधिया पर अपने बयानों के जरिए अटैक किया है या सिंधिया ने उन पर काउंटर अटैक किया है, इसको लेकर सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में जनता ने कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट कार्ड तमाम विधायकों का बनाया है। लेकिन जहां तक बड़े चेहरों की बात करते हैं, भले वो हम ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ थोड़ा बुंदेलखंड में भी जाते हैं, गोविंद सिंह राजपूत की बात करते हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी की बात की जाए, या यहाँ पर जजपाल सिंह जज्जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या इनका हश्र होगा, ये लोग समझ सकते हैं। इसलिए बेहद गंभीर ये चुनाव है। इनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रतिष्ठा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। बहुत कम शब्दों में क्लास रिएक्शन मैं लूंगा तमाम बड़े चेहरों के। नासिर, ये जिस इलाके में आप हैं वहाँ की रूपरेखा मध्य प्रदेश का सीएम तय करेंगे। कम शब्दों में, क्या इस उपचुनाव के बीच आपने कुछ ऐसा महसूस किया, कोई लहर जैसा, या वाकई आपको ये उपचुनाव बाकी उपचुनाव जैसा लगा? क्योंकि उपचुनाव में और इस उपचुनाव में बहुत अंतर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उपचुनाव हमेशा मुद्दों को लेकर होते हैं या किसी निधन के बाद होते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो इस्तीफे देने के बाद हो रहे हैं। तो जिस तरह का जो मैसेज है कि गद्दार वाला, ये गद्दार वाला, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग यानी कि 1857 की क्रांति में गद्दारी झेल चुका है और उसका एक दाग ग्वालियर में लग चुका है कि ग्वालियर के राजाओं ने यहाँ से गद्दारी की थी। इस तरह का साहित्य मिलता है पढ़ने को और उसी टैगलाइन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अभी तक कभी नहीं देखा था कि कांग्रेसी लोग झांसी की रानी की समाधि पर जाते थे, लेकिन सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जब 18 सितंबर को ग्वालियर का मल्ला आता है तो सबसे पहले मत्था टेकने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे थे। वहां से उन्होंने हमला बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, उनके जो 22 विधायक हैं उन पर हमला बोला था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 22 जो विधायक सबसे पहले दौर में जो गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके राजनीतिक भविष्य का भी ये चुनाव है, क्योंकि उसके बाद ही तय होगा कि ये इनकी स्थिति राजनीति में क्या रहने वाली है मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी में। क्योंकि सबसे बड़ा उनको खतरा जो है बीजेपी के जो नेता हैं उनसे खतरा ज़्यादा है, कांग्रेसियों से ज़्यादा खतरा उनको बीजेपी से, क्योंकि भले ही उन्होंने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जिन बीजेपी के नेताओं की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामंतवाद से शुरू होती थी, महल से शुरू होती थी, वो महल पे खत्म होती थी, आज वही उनकी पार्टी में है। तो कैसे यकीन माना जा सकता है कि वो बीजेपी में रहकर उनका सपोर्ट करेंगे, उनके साथ आए हुए 22 लोगों का सपोर्ट करेंगे। बात आपने कही, लेकिन सवाल ये कि जिन बड़े चेहरों का हमने नाम लिया है, और खासकर हम 3 चेहरों के बारे में जरूर बात करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक्स सीएम कमलनाथ, इन 3 चेहरों का राजनीतिक भविष्य 3 तारीख को लिखा जाएगा। वहां भी नजर रहेगी, पल पल की अपडेट भी आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।